हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरे सामने आप ये जितने भी कंपोनेंट्स देख रहे हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी एक्टिवा की जो क्रैंकशाफ्ट है उससे पावर को हमारा जो गियर बॉक्स है उस तक पहुंचाने के लिए। और अगर इनमें से किसी भी कंपोनेंट को आपने गलत तरीके से लगा दिया तो आपकी जो स्कूटर है उसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं। हैंडल में वाइब्रेशंस आपको फील हो सकते हैं, ओवरऑल पूरे स्कूटर में आपको वाइब्रेशंस फील हो सकते हैं, आपका एवरेज गिर जाएगा, आपकी पावर कम हो जाएगी, पिकअप में आपको दिक्कत लगेगी, रास्ते में आपकी जो बेल्ट है वो भी टूट सकती है, कहीं के नहीं रहोगे फिर। उसके अलावा अगर ये वाला पार्ट है इसकी आप प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं करोगे तो आपकी जो किक है वो काम नहीं करेगी। इमरजेंसी सिचुएशंस में जब बैटरी ड्रेन हो जाती है तब किक कितनी यूज़फुल है वो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी स्कूटर ओनर्स को पता होगा अगर आपने इतने ज़्यादा किलोमीटर स्कूटर पर निकाल रखे हैं तो। विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो का टारगेट ये है कि इसमें हम ये सारे पार्ट्स हैं उनको फिट करेंगे और फिट करने का इनका एक प्रोसेस होता है। सारे पार्ट्स को बहुत ही ध्यान से प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना होता है। कहीं पर ग्रीस लगेगा, कहीं पर नहीं लगेगा, कहीं पर हमें ऑयलिंग भी करनी पड़ सकती है और सारे पार्ट्स को चेक करते हुए लगाएंगे, जिससे कि आपको ये आइडिया भी लग जाएगा कि जब आप खोलें अपना जो ये CVT सिस्टम है इसको तो आप फिगर आउट कर पाएँ कि कौन सी चीज़ आपको बदलने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ खाली नॉर्मल सफाई करके अगर आप फिर से फिट कर देंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। सो विद दैट बीइंग सेड, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सीधा अपनी जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारी क्रैंकशाफ्ट की जो मैन ऑयल सील है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये अगर लीक हो रखी है तो आपको इसको सिंपली निकालना है और नई ऑयल सील है उसको ये जो फेस है इसके साथ फ्लश इंस्टॉल करना है। और निकालने के लिए आप इस टाइप का स्क्रू यूज़ कर सकते हैं, इसको नॉर्मली चाइनीज स्क्रू बोलते हैं। ये बेसिकली जो ऑयल सील है उसमें चला जाएगा और उसके बाद में आप इसको खींच सकते हैं। एक अकेली साइड से काम ना चले तो ऐसे आप दो स्क्रू यूज़ कर सकते हैं, एक यहाँ पर लगाना है, दूसरा यहाँ पर लगाना है और फिर सील को निकाल लेना है और फिर नई सील को ऑयल, इंजन ऑयल है वो लगा करके फिट कर देना है। विद दैट डन, नेक्स्ट स्टेप रहेगा जो सील है उसकी एक ये प्लेट लगती है और दो इसमें 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स लगने वाले हैं। और जो प्लेट है वो बाई डायरेक्शनल है, मीन्स आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी। यहाँ पर ये बोल्ट है, इसके लिए दोनों साइड जो कवर है उसमें कटआउट है वो बना रखा है। तो सिंपली जो होल्स हैं उनको अलाइन करना है और फिर जो बोल्ट्स हैं उनको करना है टाइट। उसके बाद में बारी आती है वेरिएटर की। तो इसमें ये वाली जो साइड है मेक श्योर ये एकदम स्मूथ हो। इसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई लाइनिंग दिख रही है और जब आप अपनी फिंगर उस पर रब करेंगे तो वो लाइन अगर आपको फील हो रही है, दैट मीन्स कि जो बेल्ट है वो जब ऊपर और नीचे की साइड मूव करेगा तो उस लाइन में वो अटकेगा और उसकी वजह से जो जर्क्स हैं या फिर वाइब्रेशंस हैं वो आपको फील होंगे। अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखता है तो इसको रिप्लेस कर दें। और दूसरा, इसके अंदर ये वाले जो सेक्शंस हैं इनमें अगर क्रैक्स आ गए हैं या फिर ये ज़रूरत से ज़्यादा घिस गए हैं, ज़्यादा मोटे इसमें इनमें स्क्रैचेस आ गए हैं तो भी इस पार्ट को आपको चेंज करना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा डैमेज आता नहीं है, हालांकि अगर इसमें भी स्क्रैचेस वगैरह ज़्यादा हैं तो आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, बट इसके कंपैरिजन में ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। और नेक्स्ट जो आइटम इनके अंदर लगता है वो है इनके रोलर्स। तो ये नया रोलर है जो कि मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। एज यू कैन सी पूरा राउंड है 360 एकदम स्मूथ, और ये पुराना है, इसमें ये फ्लैट स्पॉट बन गए हैं। तो ये फ्लैट स्पॉट जो हैं ये जो वर्किंग है उसको डिसरप्ट करेंगे। एज यू कैन सी ये राउंड नहीं है, फ्लैट हो चुका है। सेम इसी तरीके से इसकी कहानी है और ये आप नॉर्मली जब इस पर आप अपनी फिंगर अप करेंगे तब भी आप फील कर पाएंगे। ये जो फ्लैट स्पॉट है ये वेरिएटर को प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करने देंगे एंड उसकी वजह से अगेन सेम वही सारे इश्यूज हैं वो बनेंगे। तो इसलिए इनको मैं कर रहा हूँ रिप्लेस। और ये कोई एक पार्ट रिप्लेस नहीं होता है, टोटल ये 6 आते हैं, ये 6 के 6 हम चेंज करेंगे। और इंस्टॉलेशन इनकी कुछ ऐसे रहने वाली है कि इनको ये जो स्लॉट्स हैं इनमें हमें ड्रॉप करना है। ड्रॉप करते टाइम बस एक चीज़ हमें माइंड में रखनी है, वो ये कि इनमें एक साइड आपको कलर वाला सेक्शन दिख रहा होगा, दूसरी साइड ब्लैक है। तो रोलर की कलर वाली साइड आप जिस डायरेक्शन में रखें, मेक श्योर कि बाकी सारे रोलर्स हैं वो भी उसी तरीके से लगाएं। तो अगर आप इसको ऐसे रख रहे हैं तो सभी को ऐसे लगाना है, और अगर आप इसको ऐसे रखने वाले हैं तो सबको ऐसे लगाना है, बस इतना ही है। और बहुत सारे लोग इसमें ग्रीस लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ये ड्राई ही रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से इनकी इंस्टॉलेशन होने वाली है। फिर लगेगी ये वेरिएटर की कैप। तो इसमें ये प्लास्टिक के पीसेस लगते हैं, अगर ये क्रैक हो गए हों या टूट गए हों तो ही इनको रिप्लेस करना है, अदरवाइज ये सही हैं। अब ये जो
3 आपको टैप्स बने हुए दिख रहे हैं इसमें, उनमें ये जो प्लास्टिक वाले सेक्शंस हमने लगाए हैं ये कुछ इस तरीके से जा करके स्लॉट हो जाएंगे और कुछ इस तरीके से हमारा जो वेरिएटर है वो पूरा असेंबल होने वाला है। और इसका जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर है। जैसे जैसे इसके आरपीएम्स हैं वो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये एक्सपैंड होते जाएंगे, रोलर्स बाहर निकलेंगे तो ये बाहर आएगा। अब ये तो क्रैंक से लगा हुआ रहता है तो ये बाहर नहीं आता है, ये वाला हिस्सा बाहर निकलता है। उसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कम ज़्यादा होता है और बेल्ट उस हिसाब से फिर रोटेशन वो लेती है। और बेल्ट जब छोटी होती है और बड़ी होती है तब जैसे चैन में स्प्रोकेटिंग करते हैं हम, जो रेशियो है वो चेंज करते हैं, वैसे ही इसमें कंटिन्यूसली जो रेशियो है वो चेंज होता रहता है। दैट इज़ वाई इसको सीवीटी बोलते हैं, कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो आई होप एक छोटी सी नॉलेज भी आपको पसंद आई होगी। विद दैट सेड, अभी ये इसकी एक बुश है या फिर कॉलर स्लीव जो भी आप बोलना चाहें, ये लगेगी यहाँ पर और उसके बाद में जाएगा ये कुछ इस तरीके से। उसके बाद में बारी आती है जो बेल्ट है उसको लगाने की। तो बेल्ट में सबसे पहली चीज़ जो देखनी है वो देखनी है कि इसमें क्रैक्स वगैरह तो नहीं आ गए हैं, और वो देखने का सबसे सिंपल तरीका है साइड से चेक करें। तो एज यू कैन सी इसमें साइड में किसी भी टाइप के क्रैक नहीं है। हल्के फुल्के क्रैक आपको ऐसे करने पर दिखने वाले हैं, वो इसलिए बिकॉज ये पुरानी बेल्ट है बट ये रिप्लेस रिसेंटली हुई है और इतनी जल्दी इनकी जो लाइफ है वो ख़त्म नहीं होती है, तो अब ये और चलने वाली है। इंस्पेक्शन का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बाकी 40-50 हज़ार किलोमीटर के आसपास आपको बेल्ट है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए और 30,000 या 25,000 पर कर देना चाहिए अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ केस है। अगर आप बहुत ज़्यादा रफ तरीके से चलाते हैं, बहुत ज़्यादा लोड कैरी करते हैं, देन आपको जल्दी करना चाहिए। ये बेसिकली हमें एक बार के लिए ऐसे प्लेस करना है। और उसके बाद में लगेगा ये वाला कवर। ये बेसिकली वेरिएटर की जो अपोजिट साइड है वो है, और साथ ही साथ इसमें ये टीथ्स हैं ये बने हुए हैं। तो ये हमारा जो स्टार्टर है उसके लिए जो ड्रिवन गियर है उसका भी काम करता है। तो इसकी ये साइड बाहर रहेगी, ये जो साइड है ये अंदर। और इसमें भी आपको नोटिस कर लेना है अगर कोई आपको डैमेज दिखे, लाइन वगैरह बनी हुई दिखे जो कि महसूस हो, तो फिर इसको रिप्लेस कर दें। हालांकि ये भी इतना जल्दी डैमेज नहीं होता बिकॉज ये स्टेनलेस स्टील का है। तो सैक्रिफाइस ये वाला पार्ट है यही करता है, ना इसके पीछे वाला पार्ट करता है ना ये वाला करता है। ये जाएगा हमारा कुछ ऐसे। इसकी भी कोई टाइमिंग नहीं है, जस्ट आपको जो टीथ्स हैं उनको अलाइन करके इसको पुश करना है। फिर लगेगा ये वाला पार्ट, ये बेसिकली फैन है। इसमें ये कटआउट्स बना रखे हैं जो कि हवा है उसको डायरेक्ट करने का काम करते हैं, तो जो ओवर हीटिंग है वो ना हो ये उसके लिए दिया जाता है। फिर आएगा ये एक स्पेशल टाइप का वॉशर जो कि हमारा जो किक रैचेट है उसको इंगेज और डिसंगेज होने में हेल्पफुल है। एंड ये लगेगा यहाँ पर, इसके जो टीथ्स हैं वो मैच होंगे। और फिर लगाएंगे हम एक वॉशर और ये नट। अभी हमें ये जो नट है इसको टाइट करना है, तो उसके लिए आप ये जो टीथ्स हैं इनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके पास इम्पैक्ट है तो बढ़िया चीज़ है, अदरवाइज़ आप कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसा टूल ले लें जो कि इसको रोक सके। तो इन माई केस मैं ये जो टीथ्स हैं इनकी हेल्प से और ये जो स्प्रिंग के लिए स्टैंड ऑफ लगा हुआ है इनके बीच में इस छोटे वाले एक्सटेंशन को फंसा रहा हूँ। और अभी आप देख सकते हैं ये लॉक हो गया है, तो इसको मैं टाइट कर दूंगा। देयर वी गो। और अभी लगाएंगे बेंडिक्स को। तो बेंडिक्स जो है वो बेसिकली जो आपकी स्टार्टर मोटर है वो जब चलती है तब इन दोनों को आपस में इंगेज करने का काम करती है, और वो ये करती है स्प्रिंग और थोड़ी सी फिजिक्स की हेल्प से। वैसे स्प्रिंग भी फिजिक्स का ही पार्ट है। एनीवेज, तो ये वाला जो गियर है ये रहेगा हमारा यहाँ पर, और ये जो फ्रंट सेक्शन है ये ऐसे बैक एंड फोर्थ मूव करता है। तो मेक श्योर इसका जो ऑपरेशन है वो एकदम स्मूथ हो। अगर बेंडिक्स आपका प्रॉपर नहीं होगा तो फिर आपका जो सेल्फ है वो फ्री घूमता रहेगा, इसको इंगेज करके नहीं चला पाएगा और सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी आपकी स्कूटर। सो विद दैट सेड, अभी पीछे की साइड इसमें एक पतला सा वॉशर लगता है उसको लगाएंगे, और फिर ये जो टीथ्स हैं इनको इस वाले गियर के टीथ के साथ अलाइन करते हुए इसको हमें फिट करना है। देयर वी गो। अभी लगाएंगे इस वाली कैप को। तो इसमें यहाँ पर एक बुशिंग है, मेक श्योर ये प्रॉपर हो, और सेम ऐसी ही बुशिंग इसको हमने जहाँ पर लगाया है उसमें भी है। तो ये दोनों जो बुशिंग्स हैं ये जरूर चेक कर लेना, अगर ये डैमेज होंगी तो फिर बेंडिक्स है उसमें प्ले रहेगा और जो इंगेजमेंट है वो प्रॉपर स्मूथली नहीं हो पाएगा।
सो विद दैट सेड, इसके दो ये टैब्स हैं, इनको इन दो स्लॉट्स में कुछ इस तरीके से फिक्स करना है और फिर थोड़ा सा इसको हम अंदर की साइड पुश करेंगे, थोड़ा सा और पुश करेंगे इसको। देयर वी हैव इट। और अब हम काम करेंगे हमारी क्लच वाली जो साइड है उस तरफ। तो सबसे पहले ये एक ऑयल सील है हमारे गियर बॉक्स की, तो अगर ये लीक कर रही है तो इसको आपको निकाल करके रिप्लेस करना है। मेथड वही सेम है, वो स्क्रू यूज़ करना है। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी रहेगा बट हो जाएगा, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। उसके बाद में अब हमारा जो क्लच है उसकी बारी है। तो क्लच के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नीडल बेरिंग दिखेगा जिसमें आपको लगाना है हाई टेम्परेचर ग्रीस। कहाँ पर और कहीं पर भी इसमें जो ग्रीस है वो यूज़ नहीं होता है, जस्ट ये जो नीडल बेरिंग है इसमें यूज़ होगा। तो इसमें मेक श्योर आप प्रॉपर हाई टेम्परेचर ग्रीस जो आता है वो लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाला है और नॉर्मल ग्रीस अगर आप लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। उसके बाद में ये दोनों जो सेक्शंस हैं मेक श्योर ये डर्ट फ्री, ग्राइम फ्री हों, ग्रीस फ्री भी होने चाहिए। और जो क्लच शू वाला जो मटेरियल है उसको आपको हल्का सा सैंड पेपर से घिसना है ताकि जो फ्रेश मटेरियल है वो निकल आए। अगर ये घिसने के बाद भी फ्रेश मटेरियल कुछ इस तरीके का नहीं निकलता है, दैट मीन्स कि आपके जो क्लच शूज़ हैं वो हार्ड हो गए हैं, फिर आपको उनको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये नट है ये निकालना पड़ेगा और अंदर स्प्रिंग रहती है वो इसको एकदम से बाहर फेंकेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फिर कुछ क्लिप्स हैं वो हटा करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो अभी आई बटन में जुपिटर वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसमें मैंने तरीके से समझा रखा है। और क्लच शू की जो रिप्लेसमेंट की प्रोसेस है स्कूटर्स की वो मोर और लेस सबकी सेम ही है, तो उससे आपको एक बढ़िया रेफरेंस है वो मिल जाएगी, तो आप उसको देख लेना। अभी इस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इसमें यहाँ पर अंदर की तरफ एक बैरिंग लगा हुआ है, तो वो वाला जो बैरिंग है वो सील्ड बैरिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आपको उसको महसूस करके देखना है, उसमें प्ले ना हो या फिर वो रफ ना चले हो, एकदम स्मूथ चलना चाहिए, बस इतना ही काम है। और जब आप ये सारा चेक कर लें तब आपको जो क्लच असेंबली है उसको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉलेशन के टाइम पे सबसे पहले हम जो बेल्ट है उसको फिट करेंगे कुछ इस तरीके से, एंड फिर हमें करना पड़ेगा इसको एक्सपैंड। तो उसके लिए इस तरीके से आपको इसको प्रेस करना है और आप देख सकते हैं कि बेल्ट जो है वो अंदर जा रही है। और फिर आपको इसको अंदर की साइड स्लाइड करना है। देयर वी गो। अब आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और हाथ मैंने साफ़ कर लिए थे। ये जब आप प्रेस करें ना तब अपने जो ग्रीस वाले हाथ हैं वो इस पर मत लगाना, अदरवाइज़ करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और जो क्लच शू वाली जो मैंने प्रोसेस बताई है वो सबसे ज़्यादा आपके जो वाइब्रेशंस हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो मेक श्योर आप इसको केयरफुली करें। विद दैट साइड अब बारी आती है इस ऊपर वाले कवर की। तो इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि देखने वाली है, वो है इसकी अंदर की लाइनिंग। तो जो क्लच शू है वो हमारे इसी मटेरियल पर पकड़ करते हैं। ओवर द टाइम ओवर हीट होने की वजह से ना सिर्फ क्लच शूज़ ख़राब होते हैं, ये जो है ये भी ख़राब होता है, क्योंकि वो जो क्लच डस्ट है वो यहाँ पर रहती है, फिर ग्रैब करते हैं तो स्क्रैचेस आते हैं। तो ये नॉर्मल लाइनिंग्स तो चलेंगी, लेकिन कोई भी लाइन अगर आप अपने हाथ से फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, देन आपको इसको चेंज ही करना पड़ेगा। चेंज करें या ओरिजिनल लगाएं, उसका तरीका समझने के बाद इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। इसमें ये जो ग्रूव्स हैं ये जो हमारी शाफ्ट के स्प्लाइंस हैं उनके साथ हमें मैच करने हैं। थोड़ा सा आप इसको रोटेट करेंगे तो वो मैच हो जाएंगे। और उसके बाद में पूरा अंदर की साइड पुश करना है, इसका रोटेशन चेक करना है। उसके बाद में लगाना है इसका वॉशर और फिर लगाना है नट। और उसके बाद में ये इसका एक स्पेशल टूल आता है जिसकी हेल्प से आप इसको होल्ड कर सकते हैं और अभी आप इस नट को टाइट कर सकते हैं। बाकी और भी तरीके हैं, देख लेना आपको जो बेस्ट लगे। इसको बेसिकली पकड़ के रखना है और जो नट है उसको टाइट करना है, इतना ही काम है। एंड वंस दैट इज़ डन फिर बारी आती है जो कवर है उसको लगाने की। ओवरऑल पूरा हमारा जो CVT कवर है वही, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट हमारा जो किक मैकेनिज़्म है वो है। लेकिन उससे पहले ये एक छोटा सा रबर का पैड लगता है यहाँ पर, जो कि हमारी जो बेंडिक्स है उसका जो कवर है उसको सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है, तो मैंने लगा दिया। उसके बाद में ये जो यूनिट है पूरी, इसको खोलें ना खोलें बराबर बात है,
क्योंकि इसकी यहाँ से क्लीनिंग नॉर्मली अगर प्रेशर वॉशर आपके पास है तो वैसे भी हो जाएगी। ऑल्दो आप खोलना चाहते हैं तो ये सिंपली आपको एक बोल्ट निकालना है एंड जो ये किक वाला जो रोड है, लीवर है, ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक सर्कल लगी हुई है, वो हटा देंगे तो ये पूरी असेंबली आप बाहर निकाल सकते हैं अगर आपको क्लीन करना है तो। बाकी ये सील्ड नहीं है, यहाँ से जो हवा है वो आती है ब्रीदिंग के लिए, पूरा जो सीवीटी मैकेनिज्म है उसकी, तो बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी इसमें डस्ट भी आती है। तो इसलिए कितना भी आप साफ़ कर लें, जैसे ही आप 500-700 किलोमीटर चलाएंगे चीज़ें वैसी की वैसी हो जाएंगी। तो उसके लिए बेसिक मेंटेनेंस स्टेप है वो मैं ये दूंगा कि जब आप ये सारा काम कर रहे हैं तब आप इसकी क्लीनिंग करें बिना खोले। उसके बाद में इसका जो रैचेट है उस पर आपको हल्का सा ग्रीस लगाना है। ज़्यादा लगाओगे मिट्टी पकड़ेगा और ज़्यादा जल्दी ख़राब होगा, मतलब जाम होगा बेसिकली, तो ज़्यादा ग्रीस मत लगाना। विद दैट सेड ये इसका एक वॉशर है, ये जाएगा यहाँ पर, और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये इस स्लॉट में जाता है। और इसको लगाते टाइम सबसे पहले जो रैचेट है उसको हम ऊपर लेकर के आएंगे किक लीवर की हेल्प से, और फिर इसको यहाँ पर स्लाइड करना है। जैसे ही इसके ग्रूव्स हैं वो मैच हो जाएं तो हम इसको ऑल द वे पुश कर देंगे और फिर ये अपनी पोजीशन पर अपने आप ही आकर के रुक जाएगा। उसके बाद में जो आप किक को दबाएंगे तो ये बाहर की साइड आएगा, और वो जो थोड़ी देर पहले हमने एक स्पेशल वॉशर लगाया था ना उसमें ये एंगेज हो जाता है। तो ये हमारा काम हो गया। उसके बाद में इसकी जो प्लेट है उसको लगाना है। तो प्लेट में एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, ये वाली साइड हम बाहर रखेंगे, और ये जो होल है ये बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसे आएगा। और उसके बाद में ये 5 स्क्रूज़ हैं जो कि इन 5 होल्स में लगा करके टाइट करने हैं। और उसके बाद में वाइब्रेशन से ये जो स्क्रूज़ हैं ये खुल ना जाएँ उसके लिए टैब्स दे रखे हैं, तो उनको हमें फोल्ड करना है। तो उसके लिए मैं ये एक लॉन्ग एक्सटेंशन है इसको यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली टैप करके जो टैब है उसको, जो स्क्रू है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से बेंड करना है एंड दैट्स इट। और अभी इसको लगाने की बारी है। तो इसमें टोटल 2 लोकेटिंग डावल्स लगती हैं, एक यहाँ पर मैंने लगा दी है, दूसरी यहाँ पर पहले से लगी हुई है, और गैस्केट वगैरह से जिसमें कुछ लगता है नहीं, तो इसलिए सिंपली हमें इसको अलाइन करना है। और उसके बाद में इसके सारे जो बोल्ट्स हैं वो लगाने हैं। जो सबसे लंबा वाला बोल्ट है वो तो यहाँ पर लग जाएगा, और बाकी के जो बोल्ट्स हैं वो जो रेस्पेक्टिव होल्स हैं उनमें लगेंगे। और नीचे की साइड हमारी जो ब्रेक लाइन है उसके लिए ये एक ब्रैकेट है, ये यहाँ पर लगेगा। तो इन सबको लगा करके मैं टाइट कर लेता हूँ। सो देयर वी हैव इट गाइस, कुछ इस तरीके से जो कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन है स्कूटर का वो आप असेंबल कर सकते हैं। और अगर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप तरीके से फॉलो करेंगे तो इट शुड नॉट ट्रबल यू फॉर मैनी ईयर्स और एटलीस्ट मैनी किलोमीटर्स। विद दैट सेड अब बात करते हैं एक छोटी सी टिप की, बोनस टिप, जो लोग यहाँ तक रुके हैं। अगर आपकी स्कूटर में हैंडल वाइब्रेशन की, पिकअप की, पावर की, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको डिसमेंटल करते हैं, सारी चीज़ों को क्लीन करते हैं, 1-2 आइटम तो आप 100% श्योर हैं कि वो ख़राब, आप वो चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज क्लच शू जो है या फिर क्लच शू का जो कवर है उसमें आप श्योर नहीं हैं, तो आप सारे पार्ट्स को क्लीन करें सैंड पेपर से या जिस भी तरीके से मैंने बताया है वैसे, और फिर करें फिट करने के बाद आप उसको चला करके देखें। अगर चलाने के 500 से 700 किलोमीटर के बीच में अगर फिर से वही सेम प्रॉब्लम जनरेट होती है, दैट मीन्स कि जिस पार्ट पर आपको डाउट था वो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। कुछ केसेस में हालांकि आपके पैसे बच जाएंगे, क्योंकि क्लीनिंग से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। होता क्या है, जो डस्ट बिल्डअप है, कार्बन बिल्डअप है, उसकी वजह से जो ग्रिप है क्लच की वो प्रॉपर्ली नहीं बन पाती और फिर वो स्लिप करता है। तो बस यही एक छोटी सी टिप थी। आई होप इट हेल्प्स। विद दैट सेड, अगर आपके कोई थॉट्स वगैरह या नए वीडियो के आइडियाज़ हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।